Hello friends, welcome to my channel. It's me, Aishwarya Srivastav. As we all of knowing कि RBI Assistant 2021 examination is going to be happen within 2 to 3 months. So I am going to tell you the whole strategy from prelims to LPT, how you can assure your seat in RBI Assistant 2021 examination which is going to be happen in the coming month. ओके दिस वी डेफिनेटली नोइंग कि नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, है ना। तो उसके लिए क्यों परेशान होना, हम लोग को तो अपनी एक सीट चाहिए उसमें। तो लेट स्टार्ट फॉर टुडेज डिस्कशन दैट स्ट्रैटेजी फॉर RBI असिस्टेंट 2021, हाउ टू क्रैक इट। आप देख रहे होंगे RBI असिस्टेंट 2021, ठीक। ये रोड मैप है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अचीव कर सकते हैं। 2 to 3 मंथ्स है आपके पास इसको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत भी, वर्क हार्ड आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये RBI है। RBI असिस्टेंट का कट ऑफ ही इतना हाई जाता है कि लोगों को इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके क्वालिफाई हो सकता है। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि इसमें सिलेबस तो सबको इसको पता है कि पहला क्वांट आता है, दूसरा रीजनिंग, देन इंग्लिश, एंड ऑल थ्री are of sectional timing, that is of 20 minutes, and quant is of 35 marks, reasoning is of 35 marks, and English is of 30 marks. आप देख रहे होंगे, है ना। और क्वांट में हम लोग को पता है कि सिंप्लीफिकेशन आती है 5 मार्क्स की, क्वाड्रेटिक 5 मार्क्स का, नंबर सीरीज 5 मार्क्स का, ये तीनों ही मिला करके हम लोग का होता है 15 मार्क्स का, ठीक। DI या तो 2 आएगी या तो 3 आएगी, दोनों ही जो भी आएगी वो 5 मार्क्स की आती है, और या तो वो 10 मार्क्स की होगी या तो 15 मार्क्स की होगी। अगर 2 होती है तो 10 मार्क्स की, एंड 3 होगी तो 15 मार्क्स की। एरिथमेटिक, रेस्ट ऑल क्वेश्चंस एरिथमेटिक आते हैं 5 मार्क्स के। तो एक बेस है कि 5 मार्क्स का तो आएगा ही, लेकिन अभी के ट्रेंड में हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि वो 7 to 8 to 9 मार्क्स के भी एरिथमेटिक आ जा रहे हैं। तो ये हमारा टोटल कंसिस्ट कर रहा है 35 मार्क्स का। तो बहुत लोग ये क्या करते हैं कि सब लोग ये सोचने लगते हैं कि हम एरिथमेटिक कैसे करें, एरिथमेटिक में ध्यान कैसे दें, ठीक है। लेकिन जब आप ये 15 मार्क्स कवर नहीं करेंगे तो आप एरिथमेटिक से उससे क्या मतलब आपको ये तो करना ही है। इसके वजह से एरिथमेटिक के चक्कर में आप क्या करते हैं कि इसके लिए भी प्रिपरेशन आप अपनी स्ट्रांग नहीं रखते हैं। तो एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो 35 मार्क्स में का आपको कभी 20 मार्क्स का आता है, कभी 18 मार्क्स का, कभी 25 मार्क्स का आता है। तो इसके वजह से आप अपनी इन सब की भी प्रिपरेशन को डाउन कर देते हैं, क्योंकि आपको इसमें लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, तो आप उसमें मेहनत नहीं देते हैं, मतलब उसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एरिथमेटिक के क्वेश्चंस को लेकर के लगाते रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एरिथमेटिक में, क्योंकि ये जो DI आती है वो भी एरिथमेटिक बेस आती है। जो जैसे चैप्टर्स हमारे होते हैं, रेशियो, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, देन परसेंटेज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज, है ना, एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये जो 4 चैप्टर हमारे आते हैं वो DI बेस तो आते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके का ये 4 चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही चाहिए। एरिथमेटिक में ये आपका कवर हो गया तो ये आपके DI में भी कवर हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐसा बनाइए अपना प्लान, अपना टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक है और नंबर सीरीज़ है, एंड ये 3 जो आप देख रहे हैं, ये 3 जो है सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक एंड नंबर सीरीज़, 5 मार्क्स हम लोग को ये स्टैटिक पता है कि 5 मार्क्स का आता ही है। तो हम इसमें रेगुलर बेसिस पे इसके 5 to 10 क्वेश्चंस, हर लेवल के क्वेश्चंस इसके हम लोग कर लें, ठीक। और DI रही बात, DI रेगुलर बेसिस पे आप कभी रेशियो प्रोपोर्शन के, तो कभी एवरेज के, कभी परसेंटेज के, 1 by 1 डेली 2 DIs आप लोग सॉल्व करिए 1 by 1 लेकर के, जो भी 2 टॉपिक्स के होंगे वो ऐसे लेकर के, ठीक है। देन ये तो रही प्रीलिम्स की बात। प्रीलिम्स में देखिए ट्रिक्स थोड़े काम आता है, हाँ, लेकिन जो आपके जो उसके होंगे मेंस में होंगे उसमें ट्रिक्स काम नहीं आएंगे, उसमें आपका कंसेप्चुअल ही चलेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट बेस के लिए आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ठीक। यूट्यूब वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, हाँ। और लेकिन ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रिक में मत जाइए, क्योंकि अगर आप लोग ट्रिक पे गए तो कंसेप्ट्स आप दिमाग में नहीं लगाएंगे और मेंस बिना कंसेप्ट के नहीं निकलेगा। अब कंसेप्ट, मेंस का कंसेप्ट में होना बहुत ज़रूरी है। बिना कंसेप्चुअल नॉलेज के आपका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी उसमें क्वेश्चन पूछता है वो कंसेप्ट बेस पूछता है। तो ये आपको शायद सही लगा होगा कि जैसा हमने ये बताया कि आप डेली बेसिस में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज़, इसके
अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस तो आप रेगुलर बेसिस में 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और DI लगभग 2 DIs आप डेली के रिस्पेक्टिव में रख लीजिए कि हमको सॉल्व करने ही है, ठीक। और अरिथमेटिक रोज़ या ऑल्टरनेट डेज पे आप एक एक चैप्टर अरिथमेटिक का पकड़िए, और उसकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो लेवल 1 पहले आप जब प्रिपेयर कर लीजिए, देन लेवल 2 पे जाइए, देन लेवल 3 पे जाइए। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपके मेंस में काफ़ी मेहनत मतलब काफ़ी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक। देन हम लोग आते हैं रीजनिंग में। हमारे रीजनिंग स्टैटिक होता है। रीजनिंग हमारा जैसे 35 मार्क्स का आएगा, 20 मिनट्स टाइमिंग एज यूजुअल, इसमें भी वही टाइमिंग होती है। फर्स्ट हम लोग को पता ही है कि इनइक्वालिटी आती है 3 to 5 मार्क्स की, सिलोजिज्म आता है 3 to 5 मार्क्स का, कोडिंग डिकोडिंग आती है 5 मार्क्स की, डायरेक्शन आता है 2 to 3 मार्क्स का, एंड ब्लड रिलेशन आता है 2 to 3 मार्क्स का, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, अगर 3 सिटिंग अरेंजमेंट पजल आई तो 15 मार्क्स की, एंड अगर 4 आई तो 20 मार्क्स की। 35 मार्क्स का इसका पूरा क्राइटेरिया होता है, ठीक। तो ये मतलब 5 मार्क्स, जैसे डायरेक्शन का 2 मार्क्स आ गया, ब्लड रिलेशन का 3 मार्क्स का आ गया, इनइक्वालिटी 5 मार्क्स आ गया, सिलोजिज्म 3 मार्क्स आ गया। वो बाइफर्केशन वो लोग अपने अकॉर्डिंग देते हैं। हम एक ये पूरा बेस बताए हैं कि इस टाइप से आपका पेपर सेट होता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके को देखने को मिलेगा। तो इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, जितने भी लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं पजल। सबसे पहले पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। अगर वो उस पर आप अटेम्प्ट किए, मान लीजिए अगर आप पहला क्वेश्चन आप अगर आप ये सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल का देखना है और वो आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो वो अगर आप उसमें फंस गए तो आपका मीन्स स्टार्टिंग का 3-4 मिनट्स आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर फंस गए तो भगवान ना करे फंसे कोई, लेकिन अगर फंस गए तो उसमें जो है आपका 3 to 4 मिनट्स वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को पहले इजी जो आपके 15 to 20 मार्क्स आपको इजीली दिला सकते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सब आपको इजीली 15 to 20 मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पहले कर लीजिए। पहले के 20 मिनट्स में आप ट्राई करिए कि पहले की 8 to 10 मिनट्स में 10 मिनट्स के अंदर आप ये 15 मार्क्स का कर लें, ताकि नेक्स्ट 20 मिनट्स आपको ये पज़ल के लिए रह जाए। नेक्स्ट 10 मिनट्स आपको पज़ल के लिए रह जाए। और स्टार्टिंग में 10 मिनट्स जो इजी वाले टॉपिक्स हैं, जैसे इनइक्वालिटी हो गया, सिलोजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब आप स्टार्टिंग के 10 मिनट्स निकाल करके पहले आप ये ट्राई करिए। और ये पहले आप अपने मॉक में ट्राई करिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये चीज़ सुन के थोड़ा लगेगा कि आप पहले मॉक में ट्राई करिए कि आप ये दे पा रहे हैं कि इस तरीके से नहीं दे पा रहे, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ फॉलो करिए, पहले इजी वाले टॉपिक्स पहले अटेम्प्ट करिए, देन आप सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल में जाइए, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जिनकी सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल में फंसने की चांसेस रहती है, ठीक है। तो पहले आप इजी कर लेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको अंदर से मोरल अच्छा होगा कि हाँ हमने इतना अटेम्प्ट कर लिया है, अब मेरे से आगे भी क्वेश्चंस बनेंगे। आपको अंदर से मोरल अच्छा आएगा, आपको डीमोटिवेशन वहाँ पे फील नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ईजी वाले टॉपिक्स पहले कर लेना है, देन आप सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल में जाइए। और रोज़ का अपना प्लान बनाइए कि हमको 5 क्वेश्चंस इनइक्वालिटी के, या ऑल्टरनेट बेसिस पे आप बना लीजिए, एक दिन इनइक्वालिटी, एक दिन सिलोजिज्म, देन इनइक्वालिटी के साथ कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, सिलोजिज्म के साथ डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन करेंगे, इस तरीके से। और सिटिंग अरेंजमेंट एंड पज़ल डेली बेसिस पे ये 2 to 3 आप डेली बेसिस पे सॉल्व करिए। जैसे मैंने DI को बोला था 2 DI डेली सॉल्व करने को, वैसे ही आप सिटिंग अरेंजमेंट एंड पज़ल भी 2 to 3 सिटिंग अरेंजमेंट पज़ल आप डेली सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर ये मेंस में यही चीज़ देखी जाए तो मेंस में इसकी बस एडवांस लेवल हो जाएगी। चीज़ें यही रहती हैं, क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी के टाइप्स में आएंगे, है ना। और वो आपके जो होते हैं क्वेश्चंस, उसके रीजंस बताने होते हैं, डेटा इंटरफेरेंस, ये सब के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। और इसके लेवल्स थोड़े अप हो जाएंगे, मतलब आप स्टार्टिंग में ही अगर आप थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर आप करेंगे, मतलब आप पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, देन आप अच्छे क्वेश्चंस में जाइए, तो आपका जो होगा मेंस का भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसी टाइम। तो कि आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बच्चे स्टार्टिंग में प्रीलिम्स और मेंस अगर अलग अलग करके पढ़ते हैं तो उनको बाद में जाके दिक्कतें आती है। अगर आप ये मान के चलिए कि हमको एक लेवल में सब पढ़ना है, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में क्राइटेरिया में बांट दीजिए, और सब अभी से 2 to 3 मंथ्स के अंदर आप उसको कवर कर लीजिए, ठीक। टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बताइए, चीज़ हमने आपको बता दी है, इस तरीके से आता है। डेली बेसिस पे आप ये सब सॉल्व करिए 5 क्वेश्चंस के, और सिटिंग अरेंजमेंट पजल के डेली 2 क्वेश्चंस करिए ही करिए।
3 नहीं हो पा रहे हैं, 2 तो डेली करना है, DI2 करना है डेली, और ये सिंप्लीफिकेशन और ये 5 मार्क्स, क्योंकि जो आपको कमांड हो सकता है जिस पे आप स्ट्रांग और बन सकते हैं, आप वो अपना स्ट्रांग करिए। जिस पे आप, जैसे आप लोग क्या करते हैं कि अरिथमेटिक में आप ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो आपको लगता है कि वो तो मेरा स्ट्रॉन्ग ही है सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक वगैरह, तो हम चलो अरिथमेटिक में टाइम देते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या जाके होता है कि ना ये बनता है ना ये बनता है। तो आपको जो स्ट्रॉन्ग है पहले उसको मोर स्ट्रॉन्ग करिए डेली प्रैक्टिस से, और जो नहीं स्ट्रॉन्ग है उसके चैप्टर्स आप डेली करिए, फिर उसके क्वेश्चंस लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके लगाइए, तो दोनों ही चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप किसी को चीज़ को छोड़ के मत चलिए, क्योंकि एग्जाम में सब आता है, और RBI ऐसा एग्जाम है जिसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो आपको ये तो मान के चलना है कि आपको सब कवर करना है। आती है बात अब इंग्लिश की। इंग्लिश में 20 मिनट्स टाइम रहता है, 30 मार्क्स का रहता है। ये भी एक स्टैटिक पोर्शन है कि RC आता है, वर्ड स्वैप आएगा। मतलब वर्ड स्वैप में बता देती हूँ कि एक वर्ड इधर रहेगा, और जैसे एक वर्ड मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ए इधर है, B इधर है, C इधर है, D इधर है, तो जम्बल्ड वर्ड्स में लिखा है। मतलब यहाँ जो लगना चाहिए वो इधर होगा, जो यहाँ लगना चाहिए वो इधर होगा, तो इंटरचेंज करना होगा। तो A की जगह C हो जाएगा, B की जगह D हो जाएगा, तो आपको आंसर में देना होगा ABCD ऐसा, ठीक। देन हमारा है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट 2 तरीके का होता है, या तो पूरी ABCDE, या तो ये पूरी लाइंस में ऐसे दिया रहेगा, है ना, आपको उसको रीअरेंज करना होगा, या तो एक ही छोटे छोटे सेंटेंस दिए होंगे ABCD के, उसको आपस में आपको अरेंज करके बता देना होगा। ये लंबे वाले जो होते हैं थोड़े से टेक्निकल होते हैं, बट उसकी आपको जो उसकी फ़्लो जा रही है वो आपको समझना पड़ता है, किससे कौन सा कनेक्ट हो रहा है वो आपको जानना ज़रूरी है। और ये छोटे वाले जो होते हैं वो इजी होते हैं, वो जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। देन फिल इन द ब्लैंक्स आता है। फिल इन द ब्लैंक्स की मतलब वो वर्ड वहाँ पे कौन सा सुटेबल होगा। मैच द कॉलम, जैसे मैच द कॉलम में जैसे इधर रहेगा A पार्ट, इधर रहेगा B पार्ट, इधर C लिखा रहेगा, इधर D, इधर E, इधर F। आपको इधर सारे इंग्लिश में लाइंस लिखी रहेंगी, इधर लिखी रहेंगी, कौन सा किसके साथ मिल रहा है उसको आपको करना पड़ेगा। देन एंटोनिम्स आपको पता ही है, सिनोनिम पता है, वो कैप्स पता है। ये सब आपको कैसे होगा मैं बताती हूँ। RC आप डेली 1 प्रैक्टिस करिए, जैसे DI हमने 2 बोला है, 2 सिटिंग अरेंजमेंट, 2 से 3 सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बोला है, वैसे ही RC आपको एक डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिसमें आप वो कैप्स भी मिल पाएगी, आपको एंटोनिम सिनोनिम्स भी मिल पाएगी, और क्वेश्चन आंसर का भी आपका स्ट्रांग होगा, ठीक, जो भी क्वेश्चंस पूछता है वो। और आजकल घुमा के थोड़े क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपको उस हिसाब का ट्रेंड भी समझना है, और वो आपको मॉक देने से ही पता चलेगा, ठीक है। जो मॉक के लिए भी अभी हम बता देंगे आपको कि कौन सा मॉक लेना सुइटेबल है, ठीक है। तो ये रही बात इंग्लिश की। यही सेम पैटर्न आपका मेंस में भी फॉलो करता है। आपको RC के लिए या कुछ भी इंग्लिश के लिए आपको मेनली ये है कि आर्टिकल आप रोज़ हिंदू अगर आप फॉलो करते हैं तो हिंदू को आप रोज़ फॉलो करिए। 2 से 3 आर्टिकल्स आप उसमें रीडिंग ज़रूर लगाइए। रीडिंग, वोकैबुलरी, आपको ये सब चीज़ अच्छी रखनी है ताकि आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो, ठीक है। और डेली बेसिस पे एक RC ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको फंसाएगा, तो उसके लिए आपको RC करनी है। रीअरेंजमेंट ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मॉक से मिलेगा। मॉक जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के आएंगे, उसमें मैच द कॉलम के आएंगे, तो पहले वो करिए। वो जो ओलिव बोर्ड टेस्ट सीरीज़ है ना, वो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। दैन टेक्स्ट बुक की प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बात बता रही हूँ, टेक्स्ट बुक की जो है टेस्ट सीरीज़, वो मॉक टेस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है वो टेक्स्ट बुक की जो है वो प्रीलिम्स के लिए बेस्ट है, ओलिव बोर्ड ओवरऑल बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए आप अपना इन दोनों में से कोई आप चूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक भी अच्छी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ओलिव बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक फॉर प्रीलिम्स, ओलिव बोर्ड फॉर ओवरऑल एंड टेक्स्ट बुक फॉर प्रीलिम्स। अगर इन दोनों के क्वेश्चंस आप लगा रहे हो तो आपको खुद ही एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ मैं प्रिपेयर हूँ, और उसके एनालिसिस भी जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। ऑल इंडिया टेस्ट भी उसके चलते हैं, चाहे वो ओलिव बोर्ड हो चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, तो आप वो भी दे करके अपना रैंक चेकअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप मेंस प्रीलिम्स का हो गया, मेंस का हो गया, इसके बाद आपका आता है LPT बहुत इंपॉर्टेंट है। LPT मैं आपको एक शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ कि LPT जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। अगर आप अपने ही जगह से, अपने ही स्टेट से अगर आप भरे हैं फॉर्म को, तो आपको उतनी परेशानियाँ नहीं होंगी। लेकिन मान लीजिए लोग चाहते हैं कि मुंबई में वैकेंसी ज़्यादा है तो मैं मुंबई से अप्लाई करूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको मराठी आनी ही चाहिए, ज़रूरी आनी चाहिए, मराठी आपको उस टाइम में कंपलसरी आनी चाहिए। तो उसके लिए आपका LPT का टेस्ट होता है, एक रिटन होगा
उसमें आपका MCQs टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या जिस टाइप के LPT का टेस्ट बनता होगा वो उस टाइम पे डिज़ाइन होकर के आता है कि इस टाइप के टेस्ट बनते हैं, तो उस पर आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे उस टाइम पे LPT पे अटक जाते हैं। तो वो आप सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने में आपको कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको मराठी उस टाइम आनी चाहिए, ये मेन है बस, ठीक है। तो आप उस टाइम जब मतलब प्रिपेयर रहिएगा कि अगर हम LPT, अगर हम अपने स्टेट छोड़ के, मान लीजिए हम यूपी में हैं, तो यूपी में लखनऊ का वो छोड़ के अगर हम मुंबई से फॉर्म भरते हैं तो हमको उस टाइम LPT के लिए मराठी सीखनी होगी, और अच्छी सीखनी होगी, मतलब हमको बोलनी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए और समझनी भी आनी चाहिए, तभी, ठीक। तो सोच समझ के आप थोड़ा फॉर्म भरिएगा, बस ये देख के फॉर्म मत भरिएगा कि मतलब वैकेंसी वहाँ ज़्यादा है तो मैं भर देता हूँ, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ कि पहले पुराने जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको दिक्कत हुई है इस चीज़ों में, ठीक है। तो आप ये सोच समझ के करिएगा। फिर आप एक बार देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं, इस टाइप की डेली प्रैक्टिस आप लोग लगाइए, क्योंकि ये सब डेली पे है। और जितना भी मॉक दीजिए प्लीज़ उसको एनालिसिस ज़रूर कीजिए। आपके पास अभी 2 to 3 मंथ्स है, आप उसको प्लीज़ अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, और जो मैंने बताया है उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाने का एक और तरीका होता है कि जो लोग अभी बिगनर्स हैं उनके लिए तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो लोग एग्ज़ाम्स पहले दे चुके हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग मॉक प्रैक्टिस करते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें। मॉक टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस ट्रेंड में हैं, वो सब देते रहें, ठीक है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को फॉलो करिए। और टेक्स्ट बुक का प्रीलिम्स के लिए मेरे अकॉर्डिंग हम बोलेंगे प्रैक्टिस मॉक भी ठीक है, टेक्स्ट बुक का प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा है, एंड ओलिव बोर्ड और ओवरऑल टेस्ट सीरीज़ की बहुत अच्छी है। तो आप उन तीनों में से किसी पे भी जा सकते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नेक्स्ट हमारी वीडियोस और यूज़फुल तरीके से आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स। आई होप यू विल डेफिनेटली प्रैक्टिस एंड क्रैक द RBI असिस्टेंट 2021। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।